हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले हम लोग वर्क को पढ़ेंगे, देन वन बाय वन एनर्जी एंड पावर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ वर्क। तो डियर स्टूडेंट, इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज वर्क मीन्स एनी एक्टिविटी, यानी आम बोलचाल की भाषा में अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, नाचना गाना खेलना कूदना, तो हम क्या बोलेंगे कि हम कुछ वर्क कर रहे हैं। जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, अगर किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, अगर किसी बॉडी का ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज यानी आम बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं कि कुछ काम हुआ है। बट स्टूडेंट, इन फिजिक्स वर्क हैज़ अ यूनिक मीनिंग। फिजिक्स की भाषा में वर्क का अपना एक यूनिक मीनिंग होता है। तो आइए देखते हैं कि फिजिक्स की भाषा में वर्क का क्या मीनिंग होता है। तो देखिए, साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क, साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड दैट फोर्स प्रोड्यूस मोशन अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। यानी स्टूडेंट्स, फिजिक्स कहता है कि हम वर्क तभी कहते हैं जब फोर्स लगता है किसी बॉडी पे और उस फोर्स के वजह से उस बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम कहेंगे कि कुछ काम हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। कंडीशन ऑफ वर्क डन, यानी कि कोई भी काम हो रहा है तो उसका कंडीशन क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी, यानी बॉडी पे क्या होना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि बॉडी शुड बी डिस्प्लेस, यानी बॉडी क्या होना चाहिए, डिस्प्लेस होना चाहिए, उसमें कुछ विस्थापन होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होता है तो हम क्या बोलेंगे कि कुछ काम हो रहा है। ठीक है, चलिए तो जो भी हमने डिफिनेशन अभी पढ़ा उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ वर्क। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ the magnitude of the displacement of an object and the component of the force along the direction of displacement। यानी वर्क का मतलब क्या होता है, तो किसी भी बॉडी पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के वजह से बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उन दोनों के प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। यानी दैट इज वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क को W से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से एंड डिस्प्लेसमेंट को S से, देयरफॉर W इक्वल टू F इंटू एस। चलिए तो स्टूडेंट, क्या हम ये W इक्वल टू F इक्वल टू S का जो फार्मूला है, क्या ये फार्मूला हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि क्या हम W इक्वल टू एफ एस का फार्मूला हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्या बोल रहा है, वर्क व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल, यानी जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल, दोनों क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, तो देखिए फिगर नंबर वन में, एग्जांपल वन में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मैन है और एक हमारा क्या कार्ट है। ये आदमी क्या कर रहा है, इस कार्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। जो फोर्स का डायरेक्शन वो किधर से किधर काम कर रहा है, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। बट इस जो कार्ट है उस कार्ट में डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, राइट टू लेफ्ट। मतलब यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना, एंड इन द सेम डायरेक्शन। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल भी है और सेम डायरेक्शन में भी है। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है जो प्लेस्ड एट पॉइंट ए पे, हम इस पे फोर्स लगाते हैं, दैट इज एफ एक्सटर्नल, और उस एफ एक्सटर्नल के वजह से बॉडी डिस्प्लेस होके कहाँ चला जाता है, ए टू बी। तो हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन एंड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, थर्ड कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि देयर इज अ स्प्रिंग, और ये जो पर्सन है वो इस स्प्रिंग पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, अपनी तरफ स्प्रिंग को खींच रहा है। यानी फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, तो लेफ्ट टू राइट की तरफ है। और बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मीन्स स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, तो लेफ्ट टू राइट ही है। यानी अगेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन हो कि वर्क व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल, यानी हमेशा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू ईच अदर हो, तो उस सिचुएशन में हम W इक्वल टू एफ एस का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं वर्क व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पैरेलल।
जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा तो क्या हम W इक्वल टू एफ एस यूज़ कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर तो सिचुएशन में हम W इक्वल टू एफ एस का फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कौन सा फार्मूला फिर यूज़ करेंगे? तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है जो पॉइंट ए पे प्लेस्ड है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, बट ये जो फोर्स है वो नॉट पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट से कुछ एंगल बना के जा रहा है, यानी कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा लेफ्ट टू राइट है, बट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ थीटा एंगल बना के एक्ट कर रहा है। ठीक है, तब हम वर्क का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है स्टूडेंट? तो यहाँ पे फोर्स क्या है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिक्स कहता है कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो आप उस वेक्टर क्वांटिटी को दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी उसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और जो दोनों कंपोनेंट होगा वो बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों जो कंपोनेंट होंगे वो आप एक दूसरे के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट हम फोर्स का एक कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और एक जो कंपोनेंट है वो इसके वर्टिकल, यानी कुछ इस डायरेक्शन में हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये जो कंपोनेंट होगा जो अलोंग हॉरिजॉन्टल है, इस कंपोनेंट का नाम क्या हो जाएगा? तो एफ कॉस थीटा। और जो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है, इस कंपोनेंट का नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एफ साइन थीटा। यानी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का वो कंपोनेंट जो एंगल के साथ जुड़ा होता है उसके साथ क्या आता है स्टूडेंट? कॉस थीटा, और जो विदाउट एंगल होता है उसके साथ क्या आता है? साइन थीटा। तो अब देखिए, हम लोग वर्क का फॉर्मूला क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने पढ़ा था कि हम कौन सा फोर्स लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग कौन सा फोर्स है? तो एफ कॉस थीटा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया स्टूडेंट? तो एस हो गया। अब इसको अगर हम अच्छे सजा के लिखें, क्या लिख सकते हैं? एफ एस कॉस थीटा। ये हमारा क्या निकल गया स्टूडेंट? वर्क डन। तो अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक बॉडी है जिसमें डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है? 4 मीटर। ठीक है, और वह कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? थीटा डिग्री। किसके साथ? फोर्स के साथ। फोर्स कितना गिवन है डियर स्टूडेंट? 40 डिग्री। तो हम वर्क निकाल सकते हैं। तो वर्क इक्वल टू क्या हो गया? एफ एस कॉस थीटा। देन एफ इक्वल टू कितना पुट करेंगे? 40। डिस्प्लेसमेंट कितना पुट करेंगे डियर स्टूडेंट? 4, और कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना पुट कर देंगे? 60 डिग्री। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट 40 इंटू 4 इंटू कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू होता है स्टूडेंट 1/2। तो यहाँ पे रख देंगे 1/2। देन 2 का टेबल में 2 टाइम्स में कट जाएगा, देन वी गेट 80 जूल। तो ये हमारा क्या निकल गया स्टूडेंट? वर्क डन। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो भी होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन हम कौन सा फार्मूला से सॉल्व करेंगे? W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्क, यानी वर्क को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स हमें देखने हैं। तो देखिए, वर्क डन बाय फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, यानी जो किसी भी बॉडी पे जो वर्क होता है वो वर्क कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी अप्लाइड जो फोर्स होता है उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। यानी ग्रेटर इज द फोर्स ग्रेटर इज द वर्क, यानी हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे अगर वो ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमारा वर्क क्या होगा? ज़्यादा होगा। सेकेंड जो फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगेन ग्रेटर इज द डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर इज द वर्क, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो वर्क क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इन सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम क्या देखते हैं कि वर्क में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज पॉजिटिव वर्क।
तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो मैन है वो उस स्प्रिंग को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है। और ये जो पर्सन इस स्प्रिंग पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी कैसा है, लेफ्ट टू राइट है, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इन द सेम डायरेक्शन, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो थीटा जो होगा डियर स्टूडेंट, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। सेकंड पिक्चर में क्या देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है वो एक धागे को, डोर को क्या कर रहा है, अपनी तरफ स्ट्रिंग को खींच रहा है। तो अगर स्ट्रिंग को खींच रहा है तो स्ट्रिंग में एलोंगेट, यानी इसमें का लेंथ किधर इंक्रीज होगा, नीचे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, नीचे की तरफ। फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इन द सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। थर्ड वाला एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्ट है, ठीक है, और ये पर्सन है, ये पर्सन इस कार्ट पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये जो पर्सन है वो इस कार्ट पे फोर्स किधर लगा रहा है, लेफ्ट टू राइट, यानी एफ एक्सटर्नल किधर लग रहा है डियर स्टूडेंट, लेफ्ट टू राइट की तरफ। और जो मूवर का डायरेक्शन है, यानी ये कार्ट जो है वो किधर मूव कर रहा है, ये भी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है लेफ्ट टू राइट की तरफ, यानी डायरेक्शन ऑफ मूवर और एफ एक्सटर्नल बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो अगेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री। तो चलिए इन तीनों केस में हमारा एंगल कितना है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच, 0 डिग्री। तो वर्क डन चेक कर लेते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो एफ एस तो एज इट इज रहेगा डियर स्टूडेंट, और कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट कॉस 0 इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो वर्क हमारा कितना निकल के आएगा, एफ एस निकल के आएगा, यानी जो हमारा वर्क डन होगा कैसा होगा, पॉजिटिव। और इस सिचुएशन में स्टूडेंट जो वर्क डन होता है वो वर्क डन हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इस तरह से पॉजिटिव वर्क डन को डिफाइन करते हैं, व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। और मेन यहाँ पॉइंट यहाँ पे क्या है कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वर्क हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव वर्क डन कैसा होगा, तो मैक्सिमम होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेगेटिव वर्क, कि नेगेटिव वर्क किसको कहते हैं। तो अगेन हम लोग पिक्चर के हेल्प से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसको क्या किया गया, फिक्स्ड कर दिया गया वॉल से, है ना। और ये पर्सन जो स्प्रिंग को क्या कर रहा है, खींच रहा है नीचे की तरफ। तो खींच रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, है ना, स्प्रिंग का। और बट इस स्प्रिंग में टेंशन क्रिएट हो रहा है ना। वो टेंशन किधर काम कर रहा है, ऊपर की तरफ। टेंशन क्या है, तो टेंशन इज अ वन टाइप ऑफ फोर्स जो इस स्प्रिंग में क्रिएट हुआ है। तो वो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, बट स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, वो किधर हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। यानी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे बट फोर्स किधर काम कर रहा है, ऊपर। तो यहाँ पे स्टूडेंट थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। अगेन सेकंड एग्जांपल में देखते हैं कि ये जो पर्सन है वो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को उठा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो एफ एक्सटर्नल ये पर्सन किधर लगा रहा है, ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे वर्क डन कैसा हो गया, अपोजिट हो गया। बट डियर स्टूडेंट इस ब्लॉक का जो वेट है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वो किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ काम कर रहा है। और बॉडी किधर डिस्प्लेस हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को देखें तो ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पिक्चर में देखते हैं कि हमारे पास एक बॉल है, इस बॉल पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और एफ एक्सटर्नल उसके वजह से बॉल जो है वो ए टू मूव करके कहाँ जा रहा है, पी की तरफ, यानी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो फ्रॉम ए टू बी। बट डियर स्टूडेंट इस बॉल पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और वो फ्रिक्शन की फोर्स किधर लगता है, जस्ट अपोजिट टू मूविंग ऑब्जेक्ट। तो मूविंग ऑब्जेक्ट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो बॉडी लेफ्ट टू राइट की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, बट फ्रिक्शनल फोर्स राइट टू लेफ्ट की तरफ काम कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ पे इन तीनों केस में जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो वर्क डन निकाल लेते हैं। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा की जगह कितना पुट कर देंगे, 180 डिग्री।
बट स्टूडेंट 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा Fs -1 यानी -Fs। वर्क डन कितना आ गया -Fs। तो नेगेटिव वर्क डन हमारा कैसा हो गया नेगेटिव हो गया। क्लियर है। तो देखिए व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। ठीक, चलिए तो आगे समझते हैं नो वर्क या फिर जिसको हम लोग जीरो वर्क बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाए जा रहे हैं, है ना। और इस पिक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक पर्सन है और एक बिल्डिंग है। ये पर्सन इस बिल्डिंग पे क्या कर रहा है वॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया डियर स्टूडेंट केस 1। ठीक ना। तो ये पर्सन इस बिल्डिंग पे क्या कर रहा है फोर्स अप्लाई कर रहा है। बट क्या ये बिल्डिंग मूव कर सकता है डिस्प्लेस करेगा तो नहीं करेगा। तो फोर्स तो अप्लाई हो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट कैसा है जीरो है। तो वही है वर्क डन बाय मैन ऑन द वॉल इज जीरो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है। ठीक है। सेकेंड केस में देखिए ये जो पर्सन है वो इस ट्री को क्या कर रहा है फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो फोर्स अप्लाई करेगा बट क्या हमें पता है कि ये ट्री डिस्प्लेसमेंट करेगा तो नहीं करेगा। यानी वर्क डन बाय मैन ऑन द ट्री इज जीरो। ठीक है। तो देखिए नोट में क्या बोल रहा है कि वर्क कैन ओनली बी डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट अकर। यानी वर्क कब होता है तो वर्क तभी हो सकता है जब बॉडी में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अकर होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो केस 1 में इस तरीके से देखें कि अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है तभी हमारा वर्क क्या होगा जीरो होगा। चलिए अब केस नंबर 2 पे देखते हैं। पहला फर्स्ट एग्जांपल में क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि एक सैटेलाइट है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट पे क्या कर रहा है घूम रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑर्बिट पे घूम रहा है इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट पे किस ऑब्जेक्ट से यानी उस सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो देखिए यहाँ पे सैटेलाइट आगे की तरफ जा रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है बट सेंट्रीपेटल फोर्स किधर काम कर रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, है ना। तो यहाँ पे दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल कितना फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट 90 डिग्री। ठीक है। कितना हो गया 90 डिग्री। अब अगर हम लोग फार्मूला पुट करते हैं कि W इक्वल टू क्या हो गया Fs cos 90 डिग्री। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट Fs cos 90 डिग्री यानी cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है जीरो। तो हमारा वर्क डन कितना आ गया जीरो, मतलब वर्क डन बाय सैटेलाइट इज जीरो। तो जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के क्या हो परपेंडिकुलर हो तो उस सिचुएशन में हम कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पे होते हैं और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट सेल पे क्या करते हैं रोटेट करते हैं। तो अगेन यहाँ पे एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो अगेन वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा जीरो। अब देखिए कुली के केस में तो वर्क डन बाय कुली यानी यहाँ पे कुली देख रहे हैं तो ये जो कुली है ये अपने माथे पे बोझ लेके है ना। तो जो बोझ है यानी उसका वेट किधर काम करेगा नीचे की तरफ W, है ना। बट कुली किधर डिस्प्लेस हो रहा है आगे की तरफ। तो अगेन यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री। ठीक है। तो वर्क डन बाय कुली इज जीरो। तो देखिए नॉट वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ वर्क। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट फोर्स का यूनिट क्या हो जाता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाता है मीटर। तो न्यूटन मीटर और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जूल बोलते हैं। ठीक है। तो 1 जूल व्हेन एंड 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। यानी बॉडी में अगर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस होता है तो हम वर्क कितना कहेंगे 1 जूल कहेंगे। CGS यूनिट क्या हो जाता है वर्क का तो अर्ग हो जाता है 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है। अब जूल्स आर यूज्ड एज यूनिट फॉर एनर्जी यानी जो जूल वर्क का यूनिट है ये एनर्जी का यूनिट के तौर पे भी क्या होता है यूज होता है। एंड जो वर्क होता है वो कैसा क्वांटिटी है तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग वर्क के बारे में पढ़ें। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस पर हम लोग क्या पढ़ेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वर्क डन, है ना। जो डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।